फैसल साहब, शहरियार सुल्तान एनएचए के चेयरमैन लगे हुए थे, रातों रात घर भेज दिया शहबाज शरीफ ने उनको। शहरियार सुल्तान जो है, आपकी बात दुरुस्त है कि नहायत ताकतवर और कॉन्टैक्ट वो हजरत सुल्तान बाहू के मजार से जाके मिलते हैं। चेयरमैन एनएचए लग के 170 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। शहरियार सुल्तान साहब ने इन्होंने 2 ब्लैकलिस्ट कंपनियों को ठेके कैसे दे दिए। उनमें से एक कंपनी का नाम है एनएक्ससीसी, एक है डायनामाइट कंस्ट्रक्शन। ये कामरान अली अफजल वही है जिन्होंने असेंबली में पुलिस को कहा था कि घुस जाएं, और परवेज लाई जो है वो हाथ पे पट्टी बांध के बद्दुआएं करते फिर रहे थे। मुनाल भी नहीं का था ना? मुनाल भी नहीं का था, कामरान अली अफजल साहब का था। 170 अरब का मामला है, ये नैब वैब में जाने का कोई चांस है? शहरियार सुल्तान को भी नैब में बुलाया जा सकता है। 2014 में एक धरना हुआ था, और ये वही मोहम्मद अली नेकोकार हैं जिन्होंने इमरान खान के धरने को रोकने से इनकार कर दिया था, मतलब उस पर लाठीचार्ज या आंसू गैस चलाने से इनकार कर दिया था। ये एक बड़ी खबर है कि मोहम्मद अली नेकोकार को मियां नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत में जो है एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सियासी खबरें अक्सर डिस्कस होती रहती हैं, सिक्योरिटी भी डिस्कस होती रहती है, लेकिन आज एक स्कैंडल के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो सड़कें बनाता है, जो वफाक की तरफ से सड़कें बनाता है, उसमें एक स्कैंडल सामने आया है। उसके चेयरमैन शहरियार सुल्तान को घर भेज दिया गया है। सुना है वो मंगल की शाम तक तो काम कर रहे थे और फिर रात देर गए उन्हें घर भेज दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इदरीस साहब, हम इस स्कैंडल पे उनके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, शहरियार सुल्तान बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट हैं, एनएचए के चेयरमैन लगे हुए थे, रातों रात घर भेज दिया शहबाज शरीफ ने उनको। हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार सुल्तान जो है, आपकी बात दुरुस्त है कि नहायत ताकतवर और कॉन्टैक्ट रखने वाले जो है ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं। और शहरियार सुल्तान की जो मतलब ताने बाने हैं वो हजरत सुल्तान बाहू के मजार से जाके मिलते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में सुल्तान बाहू के मानने वाले तो सारे ही हैं। अच्छा, अब दूसरी बात इनका मजीद तारफ कराता चलो, ये साबिक गवर्नर शाहिद हामिद के दामाद भी हैं। अच्छा। जाहिद हामिद जो आपके लॉ मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, उनके यानी कि भाई, मतलब वो इनके चचा ससुर थे। ठीक है जी, ठीक है। तो पीरी मुरीदी एक तरफ और ये सारा कुछ एक तरफ। अच्छा, फिर इनका ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज्यादा रूट्स हैं। इस वक्त बहुत तगड़े मतलब सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी समझे जाते हैं डॉक्टर कामरान अली अफजल साहब। उनके ये क्लास फेलो हैं, ये दोनों एचिसोनियन हैं, और इस वजह से भी इनकी एक मतलब साख जो है वो है मतलब मुतासिर होना है। ये चेयरमैन एनएचए लगे, और चेयरमैन एनएचए लग के 170 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। 170 अरब रुपया जब इस पे जी, इनकी नौकरी कितनी बाकी है? इनकी आई थिंक सो कि मेरा ख्याल है कुछ साल बाकी है, क्योंकि डॉक्टर कामरान अली अफजल और ये कामरान अली अफजल से ये जूनियर है, और कामरान अली अफजल की अभी बाकी पड़ी है नौकरी। आई थिंक सो कामरान अली अफजल का कॉमन 22 था, इनका 22 या 23 होगा, और अभी फिर ये नौकरी करेंगे। फिर मेरा मतलब है, जब ब्यूरोक्रेट के आखिरी 2 साल रह जाते हैं ना, तो वो लपेटा मारना शुरू कर देता है कि बस अब जितने हैं ले लो, बाद में तो किसी ने सलाम भी नहीं करना। तो इसलिए मैंने पूछा नौकरी बाज कितनी गई शहरियार सुल्तान साहब की, जो 170 अरब पे उन्होंने हाथ मार लिया। अच्छा जी, चलते हैं आगे। 170 अरब की कहानी क्या है? कहानी ये है जी कि एक सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है जो बस्ती रियासतों तक एक कॉरिडोर बनना था, जिसका आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि ये जो है आजरबाईजान और उज्बेकिस्तान पाकिस्तान से एक रोड निकलेगी और वहां तक जाएगी। ये उस रोड की दास्तान है, और 170 अरब रुपए का प्रोजेक्ट शहरियार सुल्तान साहब ने
दो उन कंपनियों को दे दिया जिनको 2 साल पहले अभी के सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था। ठीक खुर्रम है जी। आगा ने कब इस पे ब्लैकलिस्ट बहुत किया? जब खुर्रम आगा चेयरमैन एनएचए थे और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया, जी, जब वो चेयरमैन एनएचए थे। तो उन्होंने इन दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हाँ जी, तो शहरयार सुल्तान ने आकर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को 170 अरब का काम दे दिया। जी 170 अरब का काम दे दिया। इस पे बड़ा शोर मचा, इन सेनेट कंपनियों के कमेटी, नाम क्या कायमा है? कमेटियां। उनमें से एक कंपनी का नाम है एनएक्ससीसी, एक है डायनामाइट कंस्ट्रक्शन। ठीक ठीक है, है जी। ठीक है। ये दोनों कंपनीज जो हैं, इनके बारे में जब ये पूछा गया कायमा कमेटियों की तरफ से, हम्म, सेनेट की कमेटियों की तरफ से शोर मचा और पूछा गया कि आप जो भी ठेका देते हैं या जो भी तरीकाकार करते हैं, कंपनियों की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये हम्म, किसी जगह पे भी, किसी प्लेटफॉर्म में भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं कर सके, किसी को प्रॉपर जवाब नहीं दे सके और किसी को ये भी नहीं बता सके कि इनका तरीकाकार क्या है और इनके मामला क्या हैं। इन्होंने लास्ट सेनेट में ये कहा कि अभी तक हमने जवाब मांगे हुए हैं, अभी तक जवाब आए नहीं है। तो उस वजह से फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी थी, इंक्वायरी कमेटी, के जो ये कर रहे हैं मतलब इसका तरीकाकार क्या है, इन्होंने 2 ब्लैकलिस्ट कंपनियों को ठेके कैसे दे दिए। तो उसमें एक साबिक फेडरल सेक्रेटरी है मुश्ताक साहब। हम्म। ये मुश्ताक साहब सीएनडब्ल्यू के बड़े अरसा पंजाब में रहे हैं, परवेज लाई साहब के दौर में, अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी रहे हैं। उसके बाद मतलब मुश्ताक साहब थे एक, ये इंक्वायरी उनके टीम साथ शहबाज शरीफ ने बनाई। जी, ये इंक्वायरी टीम शहबाज शरीफ ने बनाई। हाँ जी, ये इंक्वायरी टीम प्राइम मिनिस्टर ने बनाई और इस इंक्वायरी टीम ने मुश्ताक साहब ने, सेक्रेटरी तिजारत जो थे वो भी इसके मेंबर थे। एक एनएचए की इन्होंने हेल्प आउट करने के लिए अपने एनएचए के रिटायर्ड मेंबर लिए हुए थे, मुख्तार दुरानी। फिर हम्म, एक चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे, अकबर अली, एनएचए के ही थे और प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, वो भी इसके मेंबर थे। और इन सब ने ये इंक्वायरी करके इन्होंने सिंपली ये पूछा था चेयरमैन एनएचए से कि ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का तरीकाकार क्या है और इनकी करप्शन के मामला को कैसे चेक किया जा सकता है। इस पे ये कमेटी को सेटिस्फाइड नहीं कर सके। वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, आप मंगल की रात तक कह रहे हैं ना, पीर को सबमिट हुई प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को और मंगल को इनको, और इनके साथ जो है 7 लोग और थे, जिसमें आसिम थे, मेंबर थे वो एग्जेक्टिव के, इम्तियाज अहमद थे, इम्तियाज अहमद खोखर थे, एक डायरेक्टर थे, तलहा थे, एक रऊफ साहब थे, एक रहमानी साहब थे। इस तरह करके 5-6 लोग जो हैं उनको ओएसडी कर दिया गया है और इनको कसूरवार भी ठहराया गया है 170 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का। और आपके जहन में पता नहीं ये सवाल पैदा होता है या नहीं होता, मैंने जब ये स्टोरी पे मैं काम कर रहा था तो मैंने इस पे एक साहब से पूछा कि मैं क्या 170 करोड़ की करप्शन होनी है, 170 अरब की नहीं होनी। तो हम्म, उन्होंने कहा 170 अरब की है। मैं क्या 170 अरब इतना बजट? तो उन्होंने एक हैरानकुन बात मुझे बताई मुजम्मिल साहब। उन्होंने कहा कि एनएचए के पास फेडरल गवर्नमेंट का बजट का तीसरा हिस्सा एनएचए इस्तेमाल करता है और उसका बजट होता है, यानी कि 33% बजट जो है वो एनएचए इस्तेमाल करता है फेडरल गवर्नमेंट का। क्योंकि ठीक है जी। हम सारी जो नेशनल हाईवेज है वो सारी इसके पास है ना, ये बनाता है। जी हम्म। जी, ये सूरत हाल है। क्या आपका ख्याल है कि ये अब शहरियार सुल्तान ओएसटी होके कुछ देर ओएसटी रहेंगे फिर कहीं लग जाएंगे? ऐसा ही होता है ब्यूरोक्रेट्स में। मुजम्मिल सरवदी साहब, आपको एक वाक्य मिट्टी पाव सुना। ग्रुप चलेगा, मिट्टी पाव ग्रुप। हाँ, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। ये वही ब्यूरोक्रेट है शहरियार सुल्तान जो जब पंजाब में गवर्नमेंट बारी बारी खेल रहे थे, कभी हमजा आ रहे थे, कभी परवेज लाई आ रहे थे और कभी कोई आ रहे थे, तो परवेज लाई ने मोहम्मद खान भट्टी को अपना पीएस सीएम लगा लिया। हाँ। तो ये
या शहरियार सुल्तान को डॉक्टर कामरान अली अफजल ने अपना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा लिया। तो जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा लिया तो मोहम्मद खान भट्टी जो है वो कोऑर्डिनेट करते थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से। आपको पता है सिस्टम पीएससीएम एसीएस से बात करता है, कोऑर्डिनेशन वो करते हैं एसीएस। तो एसीएस ने मोहम्मद खान भट्टी का नंबर जो है ना वो ब्लॉक पे लगा दिया था। शहरियार सुल्तान ने, जब शहरियार सुल्तान ने ब्लॉक पे लगा दिया और कहा, और पहले हार्ड टॉक हुई और उन्होंने कहा इंदा आपने मुझे कॉल नहीं करनी। शहरियार सुल्तान ने शटअप कॉल दी और फिर ब्लॉक पे लगा दिया। ब्लॉक पे लगाने के बाद मोहम्मद खान भट्टी ने बड़ी आवाजारी की और परवेज लाई को बहुत ज्यादा स्टैंड करने की कोशिश की। आखिरकार वो कामरान अफजल साहब जो हैं वो फेडरल चले गए, इधर से सूबे से चले गए। तो शहरियार सुल्तान को उन्होंने सरेंडर कर दिया और ओएसडी कर दिया परवेज लाई ने। तो अब परवेज लाई बहुत गुस्से में थे, मोहम्मद खान भट्टी भी गुस्से थे। पर परवेज लाई ठीक कोई मेरे ख्याल कितनी देर रही थी परवेज लाई की हुकूमत? 2-3 माह रही थी। 2-3 माह रही थी। हाँ, परवेज लाई को 15-20 दिन के बाद मजबूर हो गए थे इन्हें दोबारा पोस्टिंग देने पे। और पोस्टिंग भी इनकी ये जिद थी या इनकी डिमांड थी कि मैंने अब क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मैंने वो बैज लगा लिया साथ, यहाँ तो मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगाऊंगा जिसपे परवेज लाई का ख्याल था कि इसे नहीं लगना चाहिए। तो इन्होंने कहा फिर मुझे कोई पोस्ट अपग्रेड करके तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगाएं। तो फिर इन्हें परवेज लाई ने इरिगेशन की सीट पे अपग्रेड करके पोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन लगाया था। तो ये बात आपकी ठीक है कि जो आप कह रहे हैं कि आप कितने दिन ओएसडी रहेंगे, अब देखते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर का कितना रहे। इस वक्त उनका मरकज में तूती बोल रहा है कामरान अली अफजल। तो आपको पता है कि किसी को इस वक्त कहते हैं कामरान अली अफजल का डसा हुआ पानी नहीं मांगता मरकज में। तो आप अंदाजा लगा लें कि उनके अपने तलकात और कामरान अली अफजल और वो दोनों अच्छी सोनियन है और पुराने फ्रेंड है। तो फिर पता नहीं अब ये भी किस हौसले और हिम्मत से नहीं ओएसडी किया गया। कामरान अफजल के पास इस वक्त क्या पोस्टिंग है? वो सेक्रेटरी कैबिनेट है, कैबिनेट सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे है। हाँ, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट नहीं। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पर वो आपको पता है कि कबीना और एस्टैब्लिशमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और वो भी नबील अमान भी जाहिर बात है कि आपको पता है पीएम के काफी करीब है। कामरान अली अफजल पीएम के करीब नहीं थे, उन्हें लाया गया है। उन्होंने परवेज लाई की हुकूमत को मतलब शटअप कॉल दी थी, आपको याद होगा, और उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। ये कामरान अली अफजल वही हैं जिन्होंने असेंबली में पुलिस को कहा था कि घुस जाएं और परवेज लाई जो है वो हाथ पे पट्टी बांध के बददुआएं करते फिर रहे थे। ये कामरान अली अफजल के सारे कारनामे हैं। मुनाल भी नहीं का था ना? मुनाल भी नहीं का था, कामरान अली अफजल साहब का था। वो जो आजकल काजी फायद ईसा जिस अफसर के हवाले से रो रहे हैं कि उसको इंतकामी वो राना सईद ने मुनाल वाला सारा वो स्कैंडल बनाया था और काजी फायद ईसा साहब ने उनको अपने पास लगवाया था। को पानी नहीं पूछ रहा, कामरान अली अफजल उसके पीछे पड़े हुए हैं। मुनाल तो बंद हो गया पर राना सईद की जिंदगी भी तबाह हो गई है। हाँ, वो आपको पता है ना पिछले दिनों किसी एम्बेसी में फेडरल मिनिस्टर और काजी साहब की आपस में काफी गालम गलोच हुई, लॉक कर दिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कामरान अली अफजल का उस मामले, मुनाल भी तो इन्हीं की फैमिली के थे ना, जो बंद हुआ था उस पर। और राना सईद को आजकल पर्चे पुर्चे हो रहे हैं तो उसी का गुस्सा निकाल रहे हैं ना वो राना सईद पर। हाँ जी, आप जाहिर बात है राना सईद ने इनिशिएटिव लिया था मुनाल बंद कराने का। राना सईद जो है वो माहौलियात की मौसमियाती तब्दीली की अफसर हैं और वो उन्होंने ये केस सबमिट किया था, काजी साहब ने अपने पास लगवाया था। ये मिलजुल के सारा कुछ हुआ था, तो जाहिर बात है उसके आफ्टर शॉक्स तो उन्होंने भुगतने हैं ना जी। अभी कामरान अली अफजल की नौकरी भी बाकी है और राना सईद की नौकरी भी बाकी है। दोनों की नौकरियां बाकी हैं तो फिर मुश्किल तो होगी ना। काजी फायद ईसा तो घर चला गया, अब राना सईद को कौन बचाएगा कामरान अली अफजल से। ये जो 170 अरब का मामला है, ये नैब वैब में जाने का कोई चांस है? मुझे कोई बता रहा था ये नैब में भी चला जाएगा। मुजम्मिल साहब देखें, अगर इनकी दाल ना गली शहरियार सुल्तान साहब की,
तो ये 100% नैब टेकअप करने वाला है, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैंने भी ये सुना है कि इसको नैब टेकअप करने वाला है, नहीं तो अदरवाइज इनको ओएसडी ही नहीं किया जाना था, क्योंकि चेयरमैन एनएचए से नैब जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा वो रखता था, हिलोजत रखता था। तो अब इनको ओएसडी किया गया। इनके मेरा ख्याल में पहले मरले में इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं जिनको ओएसडी किया गया है, उनको उनसे इंटेरोगेशन की जाएगी और फिर शहरियार सुल्तान को भी नैब में बुलाया जा सकता है। शहरियार सुल्तान को भी नैब में बुलाया जा सकता है। तो अब वो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों का क्या बनेगा? अब मेरा ख्याल में तो उनसे रिकवरी होगी, रिकवरी तो होनी है। अब ये पहले ये इसके 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये राजनपुर से डीजी खान और डीजी खान से पता नहीं एक और जगह है, वहां तक इसके 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और उस पे खदशात है। और ये मेरे ख्याल नैब में केस इसलिए भी जाना जरूरी है कि यहाँ पे ये रिकवरी होगी। अच्छा, रिकवरी होगी। चले आगे चलते हैं। वो आपको याद है 2014 में एक धरना हुआ था जी, बानी पीटीआई इमरान खान साहब का। हाँ, तो एक अफसर ने धरने वालों के खिलाफ हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल कर दिया था। वो इस्लामाबाद के पुलिस ऑफिसर थे, मोहम्मद अली नेकोकार। उन्होंने कहा था मैं हुकूमत का हुक्म नहीं मानता। फिर हुकूमत ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। फिर इमरान खान वजीर आजम बने तो उन्होंने उनको नौकरी पे बहाल कर दिया। तो बड़े प्रो पीटीआई समझे जाते हैं उनका, तो उनको ऊपर तो लेबल है पीटीआई का। हाँ जी, हाँ, तो वो लेबल पर ये 3 दिन पहले बड़ा हैरत अंगेज काम हुआ है। उन्हें पंजाब में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग मिली है, एडिशनल आईजी ऑपरेशन की सीट पे उन्हें तैनात किया गया है। और एडिशनल आईजी ऑपरेशन ज्यादातर वही लोग लगते हैं जो मुस्तकबिल में जाके तो आईजी का मनसब जरूर संभालते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि मोहम्मद अली नेकोकार को मियां नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत में जो है एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब लगाया गया है। और ये वही मोहम्मद अली नेकोकार हैं जिन्होंने इमरान खान के धरने को रोकने से इनकार कर दिया था, मतलब उस पर लाठीचार्ज या आंसू गैस चलाने से इनकार कर दिया था और हुकूमत की रेट को जो है वो चैलेंज किया था। और उस पर ही फिर इनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया गया था। फिर ये पीटीआई की हुकूमत में दोबारा बहाल हुए थे। लेकिन मैं इसको एक और तरह देखता हूं जी। देखिए, उस वक्त नेकोकार ने जो किया वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। जी, एस्टेब्लिशमेंट तो पुलिस एक्शन नहीं चाहती थी ना। बिल्कुल सही है। एस्टेब्लिशमेंट तो धरने के साथ थी। जी, समझे? तो इसका मतलब नेकोकार तब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, आज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी बात में बड़ा वजन है कि आज की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको पोस्टिंग दी है और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें नौकरी से निकलवाया। नहीं नहीं नहीं, वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की बात मान रहे थे और नौकरी से निकल गए एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते मानते। जी, एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि धरने पर कोई एक्शन ना किया जाए, धरने को चलने दिया जाए। नवाज शरीफ या चौधरी निसार उस वक्त एक्शन चाह रहे थे। उन्होंने चौधरी निसार और नवाज शरीफ की बात नहीं मानी, उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की बात मानी। बाद में जब एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत तब्दील करा ली, इमरान खान आगे, वो बहाल हो गए। तो मेरा ख्याल है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, आज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। नहीं तो फिर इस पे आप ये बात क्यों नहीं समझते कि आप नहीं समझते कि पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है वो बाख्तियार है, उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती। लेकिन वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी तो है ना। हाँ, बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के हामी उनकी हुकूमत में अहम जगहों पे लगे भी तो हुए हैं ना, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी तो है ना। हाँ, ये तो है, बिल्कुल एग्री, बस एग्रीड हूँ, सही कह रहे हैं हम। तो एक दफा याद है हमने लास्ट प्रोग्राम जो किया था, हमने आईजी साहब की तब्दीली के वाले से बात की थी। वाह, बच गए आईजी साहब, कहीं नहीं जा रहे हम। मेरी इतला ये है कि वो बच गए हैं और वसीम साहब ने उन पर हमला बहुत सख्त किया है, लेकिन वो हमला जो है वो नाकाम हो गया है। और वो बल्कि वसीम साहब के आगे मुझे मुश्किलात नजर आती हैं। अच्छा, आईजी मेरे ख्याल आपकी बात दुरुस्त है, अपनी
निजी महफिलों में कहते हैं कि वसीम पे मैंने बहुत ज्यादा उसकी प्रमोशन के लिए कोशिश की थी और उसके लिए मैंने बड़े अच्छे रास्ते बनाए थे और उसने मेरी सीट लेने की कोशिश की। ऐसी भी कोई बात आपने सुनी है? बिल्कुल ऐसी सुनी है। उनकी प्रमोशन में आईजी साहब बहुत आउट ऑफ द वे गए। और अब एक और बात भी है ना, वसीम साहब सीटीडी के हेड है ना, काउंटर टेररिज्म के। जी तो वसीम साहब ने ये, आप देखें जब आप पंजाब के एंड पे जाए ना तौंसा के ऊपर, जी और उसके पीछे पे डेरा इस्माइल खां को रास्ता है, जी ठीक है ना, केपी में। तो जी पंजाब और वो डेरा इस्माइल खां के बिल्कुल नुक्कर पे कोई 2-3 गांव हैं जहां पे टीटीपी बैठी है, टेररिस्ट बैठे हैं। ठीक उस है। गांव एक्सेस कम है। तो वसीम साहब ने ये बेचा कि मैंने प्राइवेट लोगों के जरिए वो गांव खाली करा लिए। जी बड़ी दाद दी कि वसीम साहब ने बड़ा कमाल किया है, तो खाली करा दिए गांव, टेररिस्टों कुछ को निकाल बाहर किया है। लेकिन वो फिर बाद में जब और उस पर आईएसआई वगैरह भी उनके हक में हो गए, भाई लोग भी हक में हो गए कि ऐसा बंदा तो चाहिए जो काउंटर टेररिज्म में इतना अच्छा हो। तो बाद में पता लगा कि जब आईबी शाईबी ने क्रॉस चेक करके दिया ना, तो वो उनकी जी बात गलत थी, कोई नहीं उनका हुआ था। हाँ, नहीं तो उन्होंने उन्होंने हवा में बात कर दी। जैसे जैसे मैं कर देता हूँ आप कर देते हैं, उन्होंने कर दी। अच्छा, इसका मतलब हमारे जैसे सारे लोग कर देते हैं। और ना पिंडा ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੈਂਡਲੌਕ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ कौन जाके रीवेरीफाई करेगा? तो आईबी ने रीवेरीफाई कराता। अच्छा, इस वजह से उनका प्रॉब्लम हुआ। हाँ, प्रॉब्लम हुआ। तो वैसे भी और मेरे मैंने तो सुना है कि जी जी पोस्टिंग के खेल में आपका हमला नाकाम हो जाए तो फिर आप जहाँ बैठे होते हैं वहां रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ, ये तो है, ये तो है, है। ये तो अच्छा अच्छा। पर अब आप समझते हैं कि आईजी पंजाब की जो पोस्ट है वो महफूज है? फिलहाल महफूज है, बच गए। वो बच गए, पर आप मुजम्मिल साहब मुझे ये बताएं कि जो आईजी पंजाब सर्व कर रहे हैं, हर किसी को उन्होंने सेटिस्फाइड रखा हुआ है। वो स्टैब्लिशमेंट की हो, वो चीफ मिनिस्टर हो, वो मतलब फेडरल गवर्नमेंट हो, हर किसी को उन्होंने सेटिस्फाइड रखा है। ऐसे आईजी कोई और नजर आते हैं आपको? देखिए, ये तो जब कोई लगेगा तो पता लगेगा ना। अभी तो डॉक्टर उस्मानी नजर आते हैं, कोई और नहीं नजर आता जो सारे घर ठीक रख ले। नहीं, पर हाँ, आप अच्छा मैंने सीएस ने भी सारे घर ठीक रखे हुए हैं, सीसीपीओ ने हाँ भी जी, सारे घर ठीक रखे हुए हैं। इस वक्त तो जो रजीम बैठी है उस सारी ने सारे घर ठीक रखे हुए हैं। मेरे पास इतला ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है ना, वो हम्म, खैबर पख्तूनख्वा के आईजी को पंजाब में लगवाना चाहती हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी। नहीं, वो आप लगवा नहीं पाएंगी या बहुत महफूज है क्या? अभी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान सेफ जोन में है, अच्छा, उनके हॉट वाटर्स खत्म हो गए हैं, खत्म हो गया, सेफ जोन में। ठीक है ना, यानी कि टीटीडी का हमला नाकाम। नाकाम हो गया सीटीडी का। ठीक है ना। ठीक, चले फैसल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बातचीत होती रहेगी। इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, वेलकम।